हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए या बीकॉम वाले बच्चों के लिए, जहाँ पर भी सी द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उनके सिलेबस में है या आता है, उन सभी बच्चों के लिए आज ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम इसके रिवीजन करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। उससे पहले गाइज़, आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ये रिवीजन सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से जल्दी वो क्विक रिवीजन कर सके अपने एग्ज़ाम्स के डेज़ में और अपने एग्ज़ाम्स को बेस्ट तरीके से दे सकें। ठीक है, तो बच्चों टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं हर तरह के लेक्चर्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ, लॉ से रिलेटेड हो, अकाउंट से रिलेटेड हो। ठीक है, और जिन्होंने मेरा अकाउंट्स का लेक्चर नहीं देखा है या मैंने अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी डाला है, ठीक है, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं प्रॉपर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ मैथ्स में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो हम लेक्चर को शुरू करते हैं गाइज। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ये मैं आईसीआई के मॉड्यूल से ही आपको रैपअप करवाऊँगा, ख़त्म करवाऊँगा, क्योंकि इसमें जितना सही दिया है उतना किसी ऑथर की बुक में नहीं दिया है, ना कहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो भी आपको आईसीआई प्रोवाइड करवाता है, हम उसको वो शॉर्ट भी प्रोवाइड करवाता है और आपको अच्छे से लिख के देता है, तो यहाँ हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आईसीआई के नोट्स, आईसीआई की बुक ली है। ठीक है, मॉड्यूल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखिए बच्चों, हमारा द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो 1930 में आया था। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ देख लेते हैं। स्कोप ऑफ द एक्ट, डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंक्शन ऑफ सेल फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है गाइस, ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहाँ का क्या, अब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बायर सेलर के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, उससे इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, वैसे तो आपका एग्ज़ाम शायद डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, बट ये है बीकॉम वाले बच्चों के लिए, या आप एंट्रेंस देंगे कभी भी तो वहाँ पर भी ये पूछेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का देते हैं, अगर मास्टर्स का देते हैं, किसी चीज़ का देते हैं, तो वहाँ ये पूछता है कि कब आया था ये एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया लगता है ये एक्ट, और केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। ये डेट याद रखनी है, जुलाई में फोर्स हुआ था 1930। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो जनरल प्रोविज़न है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो अप्लाई होंगे, पहले वो अप्लाई होंगे। ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, उसके बाद आइए हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस द टर्म्स विच हैव बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द एक्ट विच आर फॉलोज। बायर की डेफिनेशन, सेलर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, बायर मीन्स वो पर्सन होता है जो बाय करता है, जो चीज़ों को बाय करता है और अग्री टू बाय गुड्स। ठीक है, और सेलर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो सेल करता है और अग्री करता है कि हाँ मैं सेल्स करूँगा गुड्स की। ठीक है, द टू टर्म्स बायर और सेलर आर कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये दो पार्टी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट आपका बायर और सेलर की डेफिनेशन इतनी ही है। ठीक है, इसको इतना ही पढ़ना है, ताकि देखिए कोई भी चीज़ कहीं पर भी दी होती है उसको हमें शॉर्ट और कंसाइज करना है। ठीक है, तो मैं आपको कीवर्ड लाइन करवा दूंगा, आप उतना ही पढ़ लेंगे, इस चीज़ में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ठीक है, जो भी हमारे एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं और मनी होते हैं, उसके अलावा जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो हमारी गुड्स होती है। ठीक है, इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर द सेल अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि स्टॉक और शेयर्स भी होते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी होती है, ग्रास भी होती है, और जो लैंड से अटैच होते हैं वो गुड्स भी हमारे सेल्स ऑफ गुड्स में कवर होते हैं। ठीक है,
आइए हम ये जो इम्पोर्टेंट है, जो अदर एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में पूछ लेता है, उसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय एन एक्श्योर सूट, ठीक है। एग्जाम्पल, डेट इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। इवन द फिक्स डिपॉजिट रिसीट आर कंसिडर एज गुड्स अंडर सेक्शन 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रीड विथ सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये कहना चाह रहा है कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, ऐसे गुड्स जिन पे हम एक्शन क्लेम कर सकते हैं, मतलब जिन पे हम सू कर सकते हैं, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। जैसे कि डेट, ये अच्छा चार्ट दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब इंपॉर्टेंट चार्ट में कह सकते हैं हम इसको जल्दी रिवाइज करने के लिए, ठीक है। Every means of kind of property other than actionable claims, money in circulation, also include stock, growing crops, grass, things attached to forming part of land which agreed to be served, ठीक है। अब देखिए गुड्स में भी कई टाइप के होते हैं। गुड्स के अंदर भी आते हैं एग्जिटिंग गुड्स, जो होते हैं स्पेसिफिक, असर्टेन और अनसर्टेन, ठीक है। और होता है फ्यूचर गुड, कंटिजेंट गुड, ठीक है। तो एग्जिटेंट गुड क्या होता है? ऐसे गुड्स जो आर एग्जिस्टेंस में होते हैं एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दोज ओन्ड और पोसेस्ड और acquired by the seller at the time of contract of sale, सेक्शन 6, ठीक है। देखिए सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, उतना सेक्शन मैंडेट नहीं करता है, लेकिन याद कर लिया अगर आपने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मेंशन कर दिया। और याद नहीं है तो बिल्कुल मत लिखिएगा, नंबर काट लेते हैं वो लोग, साफ सीधी बात है, ठीक है। एग्जिटिंग गुड्स का क्या मतलब होता है? ऐसे गुड्स जो एग्जिस्ट होते हैं उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जो आपके पास होते हैं, और जो ऑन और पोसेस्ड होते हैं, जो मतलब जिसका मालिकाना हक और जो आपके पास होता है, सेलर के पास होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। देखिए ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाइबल होते हैं, और हाँ, जो दोनों पार्टी ने कहा होता है कि हाँ इसको लेके हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। जैसे कोई भी किसी भी गुड्स को लेके हम जैसे अग्रीड हो, या फिर अग्रीड होता है, और जो आइडेंटिफाइबल होता है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है, वर्लपूल वॉशिंग मशीन, जिसको लेके हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। असर्टेन गुड्स क्या होते हैं? असर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड, ठीक है। दिस टर्म इज़ नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज़ बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। द टर्म असर्टेन goods is used in the same sense as specific goods which form a lot or out of large quantity of uncertain goods. The number or quantity contract for his identified such identified goods are called ascertain goods. ascertain goods ऐसे गुड्स होते हैं जो आइडेंटिफाइबल होते हैं, ठीक है, विद द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हाँ ये गुड्स हैं, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड, ठीक है। ये एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है, बट जो हमारा कोर्ट है ऐसे गुड्स को वो करता है, मतलब ऐसे गुड्स को अलाउ करता है, मानता है, ठीक है। जो हमारा असर्टेन गुड्स है वो हम सेम सेंस की तरह यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स की तरह ही मानते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, अलग तरह के गुड्स नहीं है, स्पेसिफिक गुड्स की तरह होते हैं, ठीक है। जब हम लार्ज, जैसे कि जो हमारे पास लार्ज अनसर्टेन गुड्स होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है, जो भी अनसर्टेन गुड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें से जो हम फिक्स कर लेते हैं, जो पोर्शन हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, जो पोर्शन हम अनसर्टेन गुड में से फिक्स कर लेते हैं उसको हम जो असर्टेन गुड्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम आइडेंटिफाइबल कर लेते हैं अनसर्टेन में से असर्टेन, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है, आपके पास 100 बेल्स हैं, इन ये 100 बेल्स आपको नहीं पता है, ये अनसर्टेन है, कॉटन जो है, ठीक है, जिसमें से आप 50 को अग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अग्रीमेंट का, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा असर्टेन गुड, ठीक है। और ये अब अनसर्टेन क्या होता है, वो तो असर्टेन था। अब अनसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन और सैम्पल। ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाइबल नहीं होते, जो जिनका हमें नहीं पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, ठीक है, जिसका जो इंडिकेट करते हैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन और सैम्पल। मतलब आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक्स के पास 10 हॉर्सेज हैं, ठीक है। ही प्रोमिस टू सेल वन ऑफ देम बट डज नॉट स्पेसिफाई विच हॉर्स ही विल सेल। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ असर्टेन गुड्स। मतलब एक्स के पास तो 10 घोड़े हैं, बट उसने बोला कि मैं एक घोड़ा तुमको दूंगा, बी को बोला, मान लीजिए बी को बोला, बट उसने ये नहीं बताया कि 10 में से कौन सा दूंगा, ठीक है। तो असर्टेन हुआ, हमने जब अनसर्टेन हुआ, ठीक है। हमने जब अनसर्टेन में से असर्टेन निकाल लिया, उसको तो असर्टेन बोलेंगे, ठीक है। बट अनसर्टेन में से अगर हमने गुड्स नहीं निकाले, ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन, वही बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसे गुड्स जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हाँ मुझे ये गुड्स चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो गुड्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उसको हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। कंटिंजेंट गुड्स यहाँ से पढ़िए, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कंटिंजेंट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ सर्टेन कंटिंजेंसी, अनसर्टेन इवेंट्स आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको ये तभी बना के दूंगा, ये गुड्स तभी बना के दूंगा, मान लीजिए ये फ़ोन तभी बना के दूंगा जब कल बारिश हो जाएगी। तो ये किसी इवेंट पे डिपेंड हो गया, और अगर बारिश नहीं हुई तो वो गुड्स नहीं बनाएगा। तो जब हम किसी इवेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसे गुड्स को, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स, ठीक है। अब देखिए डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी मतलब होता है हमारा, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरीली ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी डूइंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है डिलीवरी। ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन मतलब सामान एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ बेचना, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, कौन कौन सी डिलीवरी होती है हमारे पास? एक्चुअल डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? जब हम फिजिकली डिलीवर्ड करते हैं कोई सामान, जैसे फ़ोन था, मैंने ए से बी को दे दिया, ए ने बी को दे दिया, डिलीवर कर दिया। तो एक्चुअली फ़ोन हमारे पास क्या है? फिजिकली है, हमारे पास फिजिकली था, तो हमने उसको हम बोलेंगे एक्चुअल डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है व्हेन इट इज़ अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग, एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट एक्नॉलेजमेंट। आपके पास एक गोदाम है, वेयर हाउस है, ठीक है, उसमें आपने गुड्स रख रखे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, बी ने बोला कि ये जो गोदाम के जितने गुड्स हैं तुम रख लोगे कुछ दिनों के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, बी की रिक्वेस्ट पे ए ने ये डिलीवरी ली, ये सामान लिया। तो जब हम ये क्या कहते हैं, पूरा बल्क में, जब हम पूरे इंडिविजुअली किसी चीज़ को नहीं, जब हम किसी बल्क में सामान किसी को दे देते हैं कस्टडी के लिए, रखने के लिए, ठीक है, विदाउट कुछ भी हमने मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना कुछ चेंज किया, ठीक है। मतलब कुछ चेंज नहीं किया ना, कि इसमें हमने बोला कि मतलब कुछ कस्टडी में चेंज नहीं किया कि तुम इसका सामान, आधा सामान मैं ले जा रहा हूँ, आधा सामान आप ले जा रहे हो। जब हम बल्क में कोई सामान दे देते हैं, जब हम पूरा एक बल्क में सामान किसी और को दे देते हैं, होल्ड करने के लिए पोजीशन दे देते हैं उसका, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। आइए सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है। देखिए सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है। सिंबॉलिक डिलीवरी कुछ नहीं होती। सिंबॉलिक डिलीवरी होती है यही इसी की कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की तरह ही होती है। जैसे एक गोदाम है, अब इसमें कार्स खड़ी हैं, या पार्किंग समझ लीजिए, इसमें कार्स खड़ी हैं,
इसकी जो चाबी है, इसकी जो की है, ठीक है, इसकी जो की है, ये बी का गोदाम था या पार्किंग थी, ये चाबी बी के पास थी। बी ने बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, और ये चाबी जो है हैंड ओवर कर दी ए की, कि जब तक ना आऊँ तब तक आप इसका पोजीशन रख लीजिए, ठीक है, और आप इसकी देखभाल करिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। कहने का मतलब इंडिविजुअली डिलीवरी नहीं हो रही है, यहाँ पर गाड़ी नहीं दे रहा है वो बी, ये क्या कर रहा है, चाबी दे रहा है, ठीक है। सीधा कोई चीज़ ऐसी देने से जब हमको लगे कि हाँ इसकी डिलीवरी हो गई है, मतलब डिलीवरी मानी जाए, उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। देखिए, गुड्स आर टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन अ सच कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। इस कंडीशन में होंगे गुड्स कि वो डिलीवर हो सके, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तभी बायर हमारा बाउंड होगा उसकी डिलीवरी लेने के लिए, वरना नहीं होगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूड्स बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वायर फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और order of the delivery of goods, and any other documents used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or is for authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive by representative। देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिलीवरी वाले, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप डिलीवरी, मतलब ये सारे, जब कोई भी गुड्स आप डिलीवर कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इसमें यही का है, ठीक है। तो हम माने जाएंगे, तो ये माना जाएगा कि आप इसकी डिलीवरी करने जा रहे हैं, ठीक है। आप इस गुड्स के टाइटल रखते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये है, तो आपके ध्यान में ये होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आइए आगे। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट, इट मीन्स एजेंट who is in the customary course of business has such agent authority either to sell goods or to consigne goods for the purpose of sale, or to buy goods, or to raise money on the security of the goods। मर्केंटाइल एजेंट ऐसे होते हैं जो आपके बिहाफ पे गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ऑक्शनर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो मतलब जैसे मान लीजिए ऑक्शनर्स क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इस प्रॉपर्टी को एजेंट को दे देते हैं, वो आपके बिहाफ पे 4 लोगों को जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनको सेल करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको पता है जिसकी ऑनरशिप होती है, जनरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके आप ऑनर होते हैं। सेलर ऑनर होता है, वो सेलर अगर ऑनरशिप बायर को दे देता है तो बायर उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट तो आप 11th क्लास 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ में। तो ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट एज द बिकम ड्यू वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, ठीक है। इंसॉल्वेंट पर्सन वही होता है जो पे नहीं कर पाता अपने डेट्स, अपने लोन्स को पे नहीं कर पाता, चाहे वो एक्ट में आ रहा हो इंसॉल्वेंट या ना आ रहा हो, उसको हम इंसॉल्वेंट ही मानेंगे, ठीक है। प्राइस आपको पता है, मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स पता है, स्टेट और कंडीशन से पता चलती है क्वालिटी ऑफ गुड्स। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 subsection 1, a contract of sale is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be contract of sale between one party owner and another. A contract of sale may be absolute or conditional। जो contract of sale होता है हमारा, वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
देखिए इसमें बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी मानेंगे जब प्रॉपर्टी हम गुड्स की ट्रांसफ़र करेंगे सेलर से बायर की तरफ, बट कॉन्ट्रैक्ट जो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इज़ कॉल्ड अ सेल, बट वेयर ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, जब टाइम डिसाइड ना हो। तो इस कंडीशन यहाँ पर कुछ कंडीशन इंपोर्ट कर दी कि जब हमारा टाइम डिसाइड ना हो, जब ए बी को बोले कि मैं तो 28 तारीख को आपको गुड्स दूंगा, जब कोई कंडीशन लग जाए तो इसको हम सिर्फ बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल, इसको नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टीज़ होनी चाहिए, सेलर और बायर, डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, एक पर्सन नहीं होने चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, मतलब कोई गुड्स होने चाहिए, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी के, ओन करता हो सेलर, पॉज बाय सेलर, और फ्यूचर गुड्स हो चाहे, प्राइस होना चाहिए, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लीगल ऑफ ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन एक्सेट्रा। सेल्स और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है? सेल्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है उसी टाइम, बट हायर परचेज में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द हायर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेल्स में आप उसी टाइप ऑनर बन जाते हैं, ठीक है, बट हायर परचेज में आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी ऑनर बनेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने एक स्कूटी ली है एक्टिवा 125, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हायर परचेज में हुआ होगा तो उसका ऑनर जब ही मैं बन पाऊँगा जब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने भर दिया होगा, उससे पहले मैं ऑनर नहीं होऊंगा। और अगर मैंने वो इंस्टॉलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट से लिया होगा तो उसका ऑनर मैं एट द टाइम ऑफ जब अग्रीमेंट बना होगा तभी हो जाऊंगा। तो ये डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज और सेल में। इसमें पोजीशन ऑफ द बायर इज़ दैट द ऑनर ऑफ द गुड्स, जो पोजीशन होती है बायर की गुड्स होता है, और इसमें जो पोजीशन होता है हायरर होता है, ठीक है, वो एज अ बेली की तरह रखता है अपने गुड्स को, उसको मानेंगे गुड्स को कि बेली की तरह रखा है, उसने पोजीशन रखा है, ऑनर नहीं है वो, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? बायर नहीं कर सकता टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को, वरना उसको मतलब वो बाउंड होगा ही प्राइस पे करने के, ठीक है। हायर चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को गुड्स को वापस देके, ठीक है, ऑनर को, विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। बर्डन ऑफ रिस्क, सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर को रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनर टेक्स नो सच रिस्क, हायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, द ऑनर हैज़ राइट टू पे बैक गुड्स। ऑनर को इसमें रिस्क नहीं होता, अगर उसने हायरर ने अगर फेल हो गया है पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट, तो वो वापस ले सकता है अपने गुड्स को। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। ऐसा माना जाएगा कि जो उसने गुड्स लिए हैं सेलर से वो एक बोनाफाइड वे में लिए हैं, मतलब ठीक है, गुड्स फेथ में लिए हैं, तो बायर आगे पास कर सकता है, उस गुड्स को सेल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन अ बोनाफाइड परचेज। हायरर ऐसा नहीं कर सकता है, चाहे उसने गुड फेथ में ही क्यों ना परचेज़ किया हो। द बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, जो बायर है उसको दोबारा बेच सकता है, गुड्स को रीसेल कर सकता है। हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज़ पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट, जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता तो वो सेल नहीं कर सकता गुड्स को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी बन सकता है जब सेलर ने सेल किया हो गुड्स बायर को एक प्राइस पे,
और बायर ने एक्सेप्टेंस दी हो उस ऑफ़र की, ठीक है, और गुड्स डिलीवर हो गए हों उसी टाइम इमीडिएटली पेमेंट करने के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का? एग्जिटिंग गुड्स होने चाहिए, फ्यूचर गुड्स होने चाहिए। मैंने बता दिया है ऊपर कि आप एग्जिटिंग गुड्स क्या होते हैं, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर गुड्स ख़राब हो जाएं कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। वेयर देयर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिस्ड और बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए ने अग्री किया कि सेल करेगा 50 बैग्स ऑफ वीट स्टोर इन ए गोडाउन। ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑल द गुड्स स्टोर इन द गोडाउन वेयर डिस्ट्रॉयड। एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट नीदर पार्टी वेयर अवेयर ऑफ द फैक्ट द अग्रीमेंट इज़ वॉइड। उस अग्रीमेंट को वॉइड मानेंगे, ठीक है। ए ने कहा था 50 बोरी में वीट दूंगा आपको मेरे गोडाउन से, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, बट वाटर लॉगिंग के वजह से, वहाँ पर बाढ़ आने की वजह से वो गुड्स ख़राब हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, और अग्रीमेंट होने के बाद गुड्स ख़राब हो गए, तो क्या होगा? सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्टी ऑफ द सेलर और द बायर पेरिश or become so damaged no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided or becomes void। अगर उन्होंने गुड्स नहीं दिए हैं बायर को, तो वो अग्रीमेंट भी हमारा वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर गुड्स ख़राब हो गया है, किसी का भी दोष नहीं है, किसी का फॉल्ट नहीं है, चाहे सेलर का नहीं है, बायर का नहीं है, और गुड्स ख़राब हो गया है अग्रीमेंट करने के बाद, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा, वो अग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर गुड का कि इस तारीख को आपको गुड देगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है फ्यूचर गुड्स के लिए, और स्पेसिफिक गुड्स है, तो जो डिस्ट्रक्शन है, जो ख़राब होगा गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट सेल बिकम वॉइड। वो गुड्स, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर जानबूझ के नहीं किया है, इम्पॉसिबिलिटी के कारण वो गुड्स ख़त्म हो गए हैं, डिस्ट्रक्शन हो गया है उन गुड्स का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे असर्टेन करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस मतलब गुड्स का? प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन द मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़। दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रीजनेबल प्राइस रखा जाएगा, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में फ़िक्स किया जाएगा उस प्राइस को पे सेल होंगे गुड्स। और अगर प्राइस डिटरमाइनेबल नहीं है, सच केसेस में प्राइस डिटरमाइन नहीं होता है, तो बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। जो भी उसका रीजनेबल प्राइस होगा बायर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने इम्पॉर्टेंट जो है, जो भी रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट, जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपसे कोई भी अपडेट, कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है, और आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।